आज टॉपिक है इतिहास में मध्यकालीन भारत। इससे पहले प्राचीन भारत पढ़े थे। मध्यकालीन भारत। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम, क्या नाम है इसका? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। दो सवाल इसमें मिलता है। पहला सवाल, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कौन किया था? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा सवाल, कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। किस पर विजय पा लिया था? सिंध पर। सिंध पर विजय पा लिया था। अगर मन में चल रहा होगा सिंध तो पाकिस्तान में है, इसे बता दे रहे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा किसका भाग था? भारत का भाग था। मोहम्मद गजनी। गजनी ये मोहम्मद गजनवी है और ये गजनी साम्राज्य का है। गजनी एक जगह है, वहीं का ये मोहम्मद गजनवी है। तो ध्यान रखना है कि मोहम्मद गजनवी कहाँ का है? गजनी का। गजनी कहाँ पर? अफगानिस्तान। ठीक है, गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। यहाँ पर तुर्क सरदार, क्या नाम है इसका? अल्पतगिन। अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी कहाँ थी? गजनी थी। ये मोहम्मद गजनवी कहाँ के है? तो गजनी का है। गजनी कहाँ पड़ेगा? अफगानिस्तान में। ठीक है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ध्यान रखना है, कितने बार? 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। मोहम्मद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। तब पूछा गया इसमें सवाल है कि मोहम्मद गजनी का उद्देश्य क्या था? आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? धन की प्राप्ति। हो जाएगा इसमें धन की प्राप्ति। आगे आते हैं। मोहम्मद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। ध्यान रखना है यहाँ पर, मूर्ति भंजक। क्या हो जाएगा? मूर्ति भंजक। क्या मूर्ति भंजक, और उसका उद्देश्य क्या था? धन की लूटना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। सब जो है लाइन बाय लाइन याद रख लेना है मोहम्मद गजनी के बारे में। मोहम्मद गजनी कहाँ का था? गजनी का। गजनी भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति, धन को लूटना। ये क्या था? एक मूर्ति भंजक था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितने पहली बार कब आक्रमण किया? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में। आगे है, मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। बहुत बड़ा आक्रमण किया, उसमें सबसे चर्चित जो आक्रमण था वो क्या था? सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था वो सबसे चर्चित हुआ, और ये आक्रमण किए थे 1025 ईस्वी में। तो मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर कहाँ? सौराष्ट्र गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात। कब किया था? 1025। अलबर्नी, क्या नाम है? अलबर्नी, फिरदौसी और उत्वी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। तो ध्यान रखना है, अलबर्नी, फिरदौसी, उत्वी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। इसमें ध्यान रखना है मोहम्मद गजनी के बारे में। गजनी एक छोटा सा प्रांत है अफगानिस्तान का, और उसमें ये गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने। ठीक है, अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसका प्रमुख उद्देश्य था धन का लूटना, और ये एक मूर्ति भंजक था। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करना होता है। और इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? तो अलबर्नी रहते थे, फिरदौसी रहते थे और उत्वी रहते थे। ठीक है, तीन का ध्यान रखना है नाम। किसके दरबार में रहते थे? मोहम्मद गजनी। अलबर्नी के पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद, तहकीक-ए-हिंद। किताबुल-हिंद को कहते हैं तहकीक-ए-हिंद, और वही है भारत की खोज। और भारत की खोज नहीं, जो जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। आगे फिरदौसी का पुस्तक है शाहनामा।
क्या नाम है? शाहनामा। तो 3 व्यक्ति का नाम ध्यान रखना है, तो उसके दरबार में रहते थे। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे है मोहम्मद गौरी। पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का था वो? अरब का। अरब आक्रमणकारी। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ये सब जितने हैं सब क्या है? मुस्लिम आक्रमणकारी है। उसमें से पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी, 712 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद कौन किया? मोहम्मद गजनी। और उसके बाद कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। ये मोहम्मद गौरी, गौर एक स्थान है, वो भी अफगानिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गौर स्थान का है शासक, इसलिए इसका नाम मोहम्मद गौरी रख दिया। इसका नाम लंबा है, शॉर्ट में इसको मोहम्मद गौरी कहा जाता है। युद्ध है, एक तरफ वर्ष, दूसरी तरफ पक्ष है, और आगे है परिणाम। ध्यान से देखिए। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191। गौरी और पृथ्वीराज चौहान। याद कीजिए, चौहान वंश पढ़े थे हम लोग। कौन वंश पढ़े थे? चौहान वंश। और चौहान वंश से हम लोग पढ़े थे पृथ्वीराज तृतीय। क्या पढ़े थे? पृथ्वीराज तृतीय। वही पृथ्वीराज तृतीय का नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पूछा जाएगा कि पृथ्वीराज चौहान किस वंश का? तो चौहान वंश का। लेकिन आप क्लियरली लिख देगा पृथ्वीराज तृतीय, तो पकड़ में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना है पृथ्वीराज तृतीय यही है पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश से संबंधित है। और एक पढ़े थे हम लोग जयचंद। क्या पढ़े थे? जयचंद। किस वंश के? गढ़वाल वंश। कौन सा वंश है? गढ़वाल वंश। ठीक है। गढ़वाल वंश का वो अंतिम शासक जयचंद। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और इसमें चौहान क्या होता है? विजयी पाता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बहुत सा लड़ाई होती है, उसमें से 2 चर्चित है। एक तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है। इससे पहले बहुत सा लड़ाई लोग लड़े हैं आपस में, लेकिन हमेशा विजय पाया था कौन? पृथ्वीराज चौहान। और इसमें जो घमासान युद्ध हुआ है उसमें से पहला है तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अब इसमें विजय पाते हैं गौरी विजय। और इसमें सहायता किया था दूसरे विश्व में, तराइन का दूसरे युद्ध में सहायता किया था कौन? जयचंद। जयचंद भारत का ही शासक था जयचंद, मालवा के शासक है। ठीक है। तो ध्यान रखना है ये जो जयचंद है मालवा का शासक, गढ़वाल वंश से संबंधित है। और ये सहायता कर दिया किसका? मोहम्मद गौरी का। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। और अब युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में, और इसमें गौरी विजय पाता है। ये तीनों याद रखिएगा। आगे आते हैं सल्तनत काल। कौन काल है? सल्तनत काल। मध्यकालीन भारत स्टार्ट किए, और इसमें से पहला हम लोग पढ़े मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम ये अरब का है, और प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी है। अरब का निवासी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था। किस पर? सिंध पर विजय प्राप्त कर लिया था। और उस सबका उद्देश्य था धन लूटना, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे मोहम्मद गजनी हो, चाहे मोहम्मद गौरी हो। ये सबका पूछा जाएगा, तीनों को उद्देश्य पूछा जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? धन लूटना था। ठीक है। आगे आते हैं दिल्ली सल्तनत काल। गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ध्यान रखना है गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब किया था? 1206 में। वह गौरी का गुलाम था, ये गौरी का गुलाम था। तो गुलाम नाम इसलिए रखा क्योंकि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह गौरी का गुलाम था। ठीक है। और उसके बाद ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसका गुलाम होगा इल्तुतमिश। कौन होगा? इल्तुतमिश। इसी कारण से इस वंश का नाम रख दिया कौन सा वंश? गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। राजधानी कहाँ बना दिया है? लाहौर। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। ध्यान रखिएगा कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश। ये पूरा करवा नहीं पाया था, ये सिर्फ नींव डाला था। कुछ ही भाग जो है इसका निर्माण करवा पाया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। ध्यान रखिएगा अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है। एक बार पूछा गया सवाल है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? लिख दिया था मंदिर, मस्जिद, ठीक है, चर्च, गुरुद्वारा। तो ये सब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मस्जिद हो जाएगा। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा क्या हो जाएगा? मस्जिद।
का निर्माण ऐबक ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अभी तो दो, एक कुतुब मीनार का नींव और दूसरा अजमेर का ढाई का झोपड़ा का निर्माण। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। तो लाख बख्श किसे कहा जाते हैं? किसे कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को, लाखों का दान देने वाला, उसे बोलते हैं लाख है बख्श। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति सेनानायक कौन था? बख्तियार खिलजी। ये ध्यान रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, और उसी को ध्वस्त कौन कर दिया? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी किसके सेनानायक था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक का मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। ये भी सवाल पूछा गया है, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे होती है? चौगान खेलते समय। क्या हो जाएगा? चौगान खेलते समय। एक तरह से पोलो की तरह खेल होता है, ठीक है, घोड़े पर चढ़ करके वो खेल को खेला जाता है। इसे लाहौर में दफनाया गया। ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ध्यान रखना है इसमें, इल्तुतमिश कब बैठा? 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये ध्यान रखना है पहले कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 में। तो सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल बताइए, तो 1206 से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा? 1206 से, ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या आता है? कौन आता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से यह भी कुतुबुद्दीन का गुलाम रहता है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम रहता है। इल्तुतमिश से तुर्किस्तान का इलवरी तुर्क था। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया, तुर्कमेनिस्तान कहाँ जाएगा? मध्य एशिया। तुर्कमेनिस्तान का इलवरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक का गुलाम भी था और कौन था? दामाद था, ठीक है। इसका मतलब है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी का विवाह किसके साथ हुआ है? इल्तुतमिश के साथ, ठीक है। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। यहाँ पर कहानी चल रहा है मोहम्मद गौरी से। कहाँ चल रहा है? मोहम्मद गौरी से। गौरी का गुलाम, गौरी का गुलाम कौन हुआ? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है। यहाँ पर गौरी के बेटी का विवाह, गौरी का बेटी का विवाह ऐबक से हो गया। गुलाम था, बाद में दामाद बन जाते हैं। जब दामाद बन जाते हैं तो उसके राज्य के लिए प्राइज दिया जाता है, और वो पहले लड़ाई लड़ चुके हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के साथ, और वो दिल्ली पर क्या कर लिया है? कब्जा कर लिया है। अब इसको कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया जाता है और वो अपना चला जाता है, ठीक है। कौन? मोहम्मद गौरी। तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी के बेटी से ही स्टार्ट होता है। मोहम्मद गौरी के बेटी का विवाह किससे हुआ है? ऐबक से हुआ है। आगे चलते हैं, ऐबक के बेटी का विवाह इल्तुतमिश से, ठीक है। गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। वही लिखा हुआ है कि जो ऐबक का इल्तुतमिश जो है वह ऐबक का गुलाम भी है और कौन है? दामाद भी। इल्तुतमिश से लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया? दिल्ली। सवाल पूछा गया है कि जो गुलाम वंश का राजधानी जो पहले लाहौर थी, लाहौर से दिल्ली किसने लाया? इल्तुतमिश लाया, ठीक है। क्योंकि जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत के कार्यभार को संभाला, वो अपने राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। लाहौर से दिल्ली कौन लाया? इल्तुतमिश लाया। इल्तुतमिश कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद। इसलिए कहा जाता है इसको गुलामों का गुलाम, ठीक है। इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि खुद गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वो अपना गुलाम बनाया था कौन? इल्तुतमिश को। इसलिए इल्तुतमिश को कहते हैं गुलामों का गुलाम। आगे है इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन सा कार्य किए हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार का नींव डाला था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उस कार्य को पूरा कौन करवाया? इल्तुतमिश। दूसरा, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबा का जित्तल। तो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के कैसे जारी किए? इल्तुतमिश। तीसरा, एकता प्रणाली चलाई। कौन प्रणाली? एकता प्रणाली चलाई। तो तीन बातें यहाँ पर। चौथा, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, वो भी गुलाम बनाया, और वो कितने का? 40 का। 40 गुलाम का सरदारों का एक संगठन बनाया, जो
तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना गया। यहाँ पर ध्यान रखना है चारों बात। कुतुब मीनार का ये निर्माण को पूर्ण करवाया, नींव डाला था कुतुबुद्दीन ऐबक, पूरा एक करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबा का जीतल, और तीसरा एकता प्रणाली चलाई, और चौथा 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, और जिसे कहा जाता है तुर्कान ए चहलगामी के नाम से जाना जाता है। रजिया बेगम, अब आते हैं रजिया बेगम। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है, ध्यान रखना है। रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी हुई। रजिया बेगम वही रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन के बागडोर संभाली। इससे पहले कोई भी महिला शासन नहीं संभाली थी मुस्लिम में, ठीक है, मुस्लिम की बात की जा रहा है। आगे चलते हैं। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की शादी किसके साथ हुआ? अल्तुनिया के साथ हुई। रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। कैथल पड़ता है हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान का हत्या कर दिया जाता है कैथल में। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। एक शासक है और उसका नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद। और एक ऐसा सुल्तान था जो अपना जीवन निर्वाह कैसे करता था? टोपी सी करके अपना जीवन निर्वाह करता था। कौन ऐसा शासक था जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सीकर करता था? नसरुद्दीन मोहम्मद। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। ध्यान रखना है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। राज दरबार में सिजदा और क्या है? पेबोस प्रथा। दो प्रथा है, एक सिजदा करना, दूसरा है पेबोस। प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन किसका गुलाम? इल्तुतमिश का। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज, फारसी साल का पहला दिन, उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। तो नवरोज उत्सव को प्रारंभ किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था, ठीक है। और ये जो कौन सा समुदाय का त्योहार है? फारसी समुदाय का है। वही फारसी वही पारसी, ठीक है। बलबन ने दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। दो व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा। किसका? अमीर खुसरो और अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन किस दरबार में? बलबन के दरबार में। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, आगे चलकर भी पढ़ेंगे हम लोग अलाउद्दीन खिलजी। क्या पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी ये अमीर खुसरो रहते थे। बलबन के बाद शासक आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। उससे पहले और शासक आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी। उसके दरबार में भी अमीर खुसरो रहेंगे। सवाल पूछा गया है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन रहेगा ऑप्शन, तो बलबन, और नहीं रहेगा तो फिर अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। हम लोग स्टार्ट किए गुलाम वंश से। गुलाम वंश से पहले हम लोग मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट किए, और उसमें से जो गुलाम वंश से स्टार्ट किए तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी पर कब बैठा? 1206 में। 1206 में। इल्तुतमिश 1211 में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम बलबन। बलबन के दरबार में रहता था कौन? अमीर खुसरो और अमीर हसन, ठीक है। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी? इल्तुतमिश का। कुतुब मीनार का पूर्ण काम किसने करवाया? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एकता प्रणाली इल्तुतमिश। आगे है खिलजी वंश। कौन वंश है? खिलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ध्यान रखना इसमें कि खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन की हत्या उसके भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी कर देते हैं। ध्यान रखना इसमें कि जलालुद्दीन की हत्या उसका ही भतीजा और उसी का दामाद बन जाता है। भतीजा ही दामाद बनता है, और ये इसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन है? खिलजी वंश का संस्थापक। उसका हत्या कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्पा था। क्या नाम था? अली तथा गुरसाप। अली तथा गुरसाप। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसाप था। घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का होलिया लिखने का प्रथा की शुरुआत किसने किया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी कौन सा वंश का? खिलजी वंश का। खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कौन कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। कौन कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। जितना वह कम देगा पकाने के बाद उसका उतना ही भाग, उतना ही वजन उसके शरीर से मांस काट लिया जाएगा। ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। ध्यान रखना है इसको। दक्षिण भारत के विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर एक हिजड़ा था। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें कि मलिक काफूर को भेजा था। कौन सा? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में अमीर खुसरो का मूल नाम, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी दरबार में भी और बलबन के भी दरबार में रहते थे। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। आगे है तूतीय हिंद, जिसे बोलते हैं तोताई हिंद। क्या बोलते हैं? तोताई हिंद। भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले का आविष्कार, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। अमीर खुसरो किसके दरबार में? बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। आगे है तुगलक वंश। कौन वंश है? तुगलक वंश। ध्यान रखिएगा वंश। पहले कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। आगे है तुगलक वंश। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वपन, क्या ये? स्वप्नशील, क्या बोलते हैं इसको? स्वप्नशील, स्वप्नशील, पागलू एवं रक्त पिपासु कहा गया। तो ध्यान रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों, दूसरे के सुख दुख के प्रति अपेक्षा भाव रखने के कारण इसे बोलते हैं स्वप्नशील, पागलू एवं रक्त पिपासु कहा गया। ठीक है, तो रक्त पिपासु किसे कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश से आता है? तुगलक वंश से। कौन सा वंश से? तुगलक वंश से। ठीक है, और ध्यान रखना है तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, गयासुद्दीन तुगलक। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश, और गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर? देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से? दिल्ली से कहाँ ले गया? देवगिरी। याद कीजिए, जिसमें गुलाम वंश का स्थापना हुआ था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश। कौन लाया था? इल्तुतमिश। अब दिल्ली से कहाँ ले जा रहा है? देवगिरी। देवगिरी दौलताबाद, उसका नाम रखता है दौलताबाद। ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, देवगिरी में स्थानांतरित की और उसका नाम रख दिया दौलताबाद। अफ्रीकी मोरक्को, अफ्रीका में एक देश है उसका नाम है मोरक्को। मोरक्को यात्री इब्न बतूता, क्या नाम है? इब्न बतूता, लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। किस देश का था? मोरक्को का। और महादेश अफ्रीका। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला, क्या नाम है? रेहला। रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखना है कि इब्न बतूता का एक पुस्तक है उसका नाम है रेहला, और इसमें किसका वर्णन है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की।
तो यहाँ पर दक्षिण भारत की बात हो रही है और वहाँ पर एक नगर है, उसका नाम है विजयनगर। अब विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं 1336 ईस्वी में। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। तो ध्यान रखिएगा इसमें, फिरोज तुगलक, कौन तुगलक है? फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। देखिए यहाँ पर जजिया कर से बहुत सा सवाल पूछता है, जजिया कर से सवाल पूछता है, उसमें पहले समझिए। जजिया कर पहला लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। एक क्या नाम है? जजिया कर। जजिया कर होता है, ये लगाया जाता है गैर मुसलमानों पर। किस लगाया जाता है? गैर मुसलमानों पर। इसमें छोड़ दिया था जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आए थे। अरब जो वासी है, अरब वासी जो आए थे मोहम्मद बिन कासिम, सिंध पर विजय प्राप्त किए थे। उसमें से पहला जो जजिया कर लगाया था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, और ये गैर मुसलमानों द्वारा लगाए गए एक कर का नाम है जजिया कर। लेकिन इसमें इस कर से बाहर रखा गया था बच्चे को, बूढ़े को, महिला को, विकलांग को और ब्राह्मण को। कितने लोगों को? 5 लोगों को। ध्यान रखना है, बच्चा, बूढ़ा, महिला, ठीक है, विकलांग और ब्राह्मण, ये सबको इस सब पर टैक्स से नहीं लगता था। लेकिन एक आते हैं नाम, व्यक्ति नाम है फिरोज तुगलक, और ये फिरोज तुगलक बोल दिया कि ब्राह्मणों पर लगेगा, ब्राह्मणों पर लगेगा। तो सवाल जब लिखा रहेगा कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया, तो यहाँ पर टिक लगाना है फिरोज तुगलक। लेकिन जब पूछा जाएगा कि जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, ध्यान रखना है। जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था? फिरोज तुगलक। ध्यान रहेगा, फिरोज तुगलक। अब आगे चलते हैं। ये फिरोज तुगलक के बाद आगे आएंगे अकबर। कौन आएंगे? अकबर। और वो वंश से संबंधित है मुगल वंश। कौन सा वंश है? मुगल वंश। और अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर देता है, ठीक है। और अकबर के बाद फिर से आएंगे औरंगजेब। कौन आएंगे? औरंगजेब। और औरंगजेब पुनः जजिया कर लागू कर देता है। तो सवाल पूछता है कि पुनः जजिया कर, दोबारा जजिया कर। तो दोबारा जजिया कर इसका मतलब है कि पहले समाप्त कर चुका था। पहले समाप्त कौन किया था? अकबर। दोबारा जजिया कर लागू कौन किया? औरंगजेब। कौन किया? औरंगजेब। और उसके बाद आगे शासन आता है, और आगे आता है मोहम्मद शाह। क्या नाम आता है? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह पुनः पूरा तरीके से ये जजिया कर को फिर समाप्त कर देता है। तो अंतिम कहाँ पहुंचता है? मोहम्मद शाह। स्टार्ट कहाँ होता है? मोहम्मद बिन कासिम से। मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर को लागू किया। अब उसमें से 5 लोगों पर कर नहीं लगता था, गैर मुसलमानों पर, ठीक है। और उसमें से कौन कौन था? बच्चा, बूढ़ा, महिला, विकलांग और ब्राह्मण। ब्राह्मण पर जजिया कर लागू कर दिया फिरोज तुगलक। उसके बाद आगे आते हैं अकबर, और अकबर ने पूरे जजिया कर को समाप्त कर दिए। फिर आते हैं औरंगजेब, दोबारा जजिया कर को शुरुआत करते हैं। और फिर आते हैं मोहम्मद शाह, और फिर से जजिया कर को समाप्त कर देते हैं। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद। ध्यान रखना है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद। फिर से एक बार, तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश के अंतिम शासक तैमुद्दीन कैमूर्स, ठीक है। आगे तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक। खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका नाम था मलिक काफूर। अब मलिक काफूर कहाँ भेजा था? दक्षिण भारत में विजय पाने के लिए। मलिक काफूर को भेजा था दक्षिण भारत पर विजय पाने के लिए। कौन भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पर तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद। आगे आते हैं सैयद वंश। कौन वंश है? सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक कौन था? खिज्र खां। आगे है लोधी वंश। कौन सा वंश है? लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। कौन लोधी है? बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। आगरा शहर की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी कब किया? 1504 में। 1504 में।
21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। तो ध्यान रखिएगा, लोदी वंश का ही एक व्यक्ति है, उसका नाम है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हो जाता है, बाबर के साथ होता है। कब होता है? 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में, और इस विजय में इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो पानीपत का इस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का 3 युद्ध लड़ा गया है, उसमें से पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, डेट के साथ याद करना है 21 अप्रैल 1526। इसमें हार होती है इब्राहिम लोदी का, और यहीं से लोदी वंश का समाप्ति होता है। और लोदी वंश के बाद अब आते हैं मुगल वंश। कौन वंश? मुगल वंश। अब मुगल वंश का स्थापना करेंगे बाबर, विजयनगर साम्राज्य। इसके समय में हरिहर बुक्का नामक विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय याद कीजिए, इब्न बतूता का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता भारत आया था मोरक्को से 1333 में, और 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इससे पूछा गया सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में। आगे आते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। क्या नाम है इसका? जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य का, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। हम्पी कर्नाटक, हम्पी कर्नाटक। विजयनगर किस नदी किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे। आगे चलते हैं, ये विजयनगर है, साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी के पर स्थित है। ध्यान रखना है, विजयनगर साम्राज्य का जो खंडहर है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया। निम्न नहीं, निम्नलिखित वंशों ने। ठीक है, निम्न मतलब क्या होता है? घटिया, या पता है फिर हिंदी में निम्नलिखित शॉर्ट के रूप में लिख दिया जाता है। अभी हम लोग हिंदी नहीं पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? जीएस पढ़ रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्नलिखित वंशों ने शासन किया। उसमें से पहला नाम क्या है? संगम वंश। दूसरा है सल्लू वंश। तीसरा है तुलु वंश। चौथा है अराविडी वंश। क्रम ध्यान रखिए, क्रम पूछा गया है। पहला संगम, दूसरा सलूब, तीसरा तुलुब, और उसका आगे अराविडू। देखिए इसमें याद क्या करना है? 2 चीज है एक साथ रखेंगे, सलूब और तुलुब। सलूब और तुलुब एक साथ। शुरुआत में क्या रहेगा? संगम, और लास्ट में क्या रहेगा? अराविडू। याद रखने की कोशिश कीजिए तो याद रह जाएगा। पहला हो जाएगा संगम, उसके बाद सलूब, उसके बाद तुलुब, और उसके आगे अराविडू। तो यहाँ पर चारों पूछता सजाने के लिए क्या सजा दीजिएगा, जिस तरह से उधर सजाए थे मौज वंश, शिशुनाग वंश, आगे बोलिए नंद वंश, आगे बोलिए मौज वंश, आगे बोलिए सुंग वंश। कौन सा वंश? सुंग वंश। उसके बाद कन्नव वंश सजा दीजिएगा। इटली की यात्री निकोला कांटी। इटली की यात्री कौन है? निकोला कांटी। निकोला कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। तो ध्यान रखना है, देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? निकोला कांटी। कहाँ के यात्री? इटली के यात्री। तेलुगु के महाकाव्य, तेलुगु के महाकाव्य, एक तरफ महाकाव्य है, दूसरी तरफ है रचनाकार। आमुक्ते माल्याद बहुत प्रसिद्ध किताब है ये, आमुक्ते माल्याद। आमुक्त माल्याद के रचयिता कौन है? कृष्णदेव राय। और इसके लेखक, आमुक्त माल्याद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। पांडुरंग महात्म्य, इसका रचनाकार तेनालीराम कृष्ण। 2 किताब का ध्यान रखना है। पहला हो गया आमुक्त माल्याद के लेखक कृष्णदेव राय, दूसरा है पांडुरंग महात्म्य और इसके लेखक है तेनालीराम कृष्ण। तेनालीराम कृष्ण किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में। जिस तरह से अकबर के साथ प्रसिद्ध है कौन? बीरबल, अकबर बीरबल। उसी तरह से कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? तेनालीराम कृष्ण। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। एक फारसी राजदूत है, उसका नाम है अब्दुल रजाक। क्या नाम है? अब्दुल रजाक। किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय। हम लोग भी पढ़ रहे हैं विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का 1336।
विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हम्पी, हम्पी कर्नाटक, अभी वर्तमान में कर्नाटक। विजयनगर किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ठीक है। एक है नाम निकोला कांटी। क्या नाम है? निकोला कांटी। किसके दरबार में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और एक का नाम है अब्दुल रजाक, देवराय द्वितीय के शासनकाल में। दो हम लोग पढ़े पुस्तक, एक अमुक्त मलयाद के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के दरबार में कौन रहते थे? तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण। और इसके तेनाली रामकृष्ण के पुस्तक का नाम पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। मल्लिकार्जुन को क्या कहा जाता है? प्रौढ़ देवराय। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय। तुल्लु वंश कौन सा वंश है? तुल्लु वंश। अभी हम लोग पढ़े पहला संगम वंश। वो जो हरिहर बुक का जो स्थापना किए हैं वह संगम वंश का ही स्थापना किए हैं अपने पिताजी के नाम पर। ठीक है। संगम वंश के बाद कौन सा वंश है? ये तुल्लु वंश। ठीक है, तुल्लु वंश। उसके पहले कौन सा था? सालू वंश था, तुल्लु वंश था, और यह है तुल्लु वंश। ठीक है। तो तुल्लु वंश के बारे में ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे सीधे कहाँ चल गए? तुल्लु वंश में। तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। किसने किया था? वीर नरसिंह। तो ध्यान रखना है, तुल्लु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुल्लु वंश के महान शासक कृष्णदेव राय था। कई बार पूछा गया एग्जाम में कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से? तुल्लु वंश से। तुल्लु वंश से। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री है, उसका नाम है डोमिगोस पायस। ये विजयनगर आया था। इसके दरबार में कौन सा व्यक्ति आया है? सवाल तो पूछता है, तो आप लोग बताइए। पहला है देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? निकोला कांटी। कहाँ के? इटली के। और देवराय द्वितीय शासनकाल में कौन आया? अब्दुल रजाक। कौन आया? अब्दुल रजाक। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया? कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया? डोमिगोस पायस। कहाँ का? ये पुर्तगाली का, पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय का नाम है? कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें कहते थे अष्टदिग्गज। कल बताए थे इसके बारे में थोड़ा सा। अष्टदिग्गज रहते थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, उसमें से एक नाम क्या है? तेनालीराम, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मलयाद की रचना की है। ये यहाँ पर तेलुगु भाषा में पूछा भी गया सवाल है कि अमुक्त मलयाद किस भाषा में रचना किया गया है? तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। यहाँ पर उपाधि का ध्यान रखना है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, कौन सा उपाधि? आंध्र भोज। दूसरा अभिनव भोज, तीसरा आंध्र पितामह। पहला कौन सा जाएगा? आंध्र भोज, दूसरा अभिनव भोज, तीसरा आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुल्लु वंश की अंतिम शासक, तुल्लु वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? सदाशिव। याद कीजिए, जब अंतिम शासक लिखा हुआ तो पहला शासक भी लिखा हुआ था। पहला शासक कौन था? वीर नरसिंह। कौन था? वीर नरसिंह। तुल्लु वंश का पहला शासक वीर नरसिंह, अंतिम शासक सदाशिव। और तुल्लु वंश का महान शासक पूछेगा तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का पुस्तक का नाम अमुक्त मलयाद। कौन सा भाषा में? तेलुगु भाषा में। राशि टंगड़ी, क्या नाम है? राशि टंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी, क्या पढ़ेंगे इसको? बन्नीहट्टी का युद्ध है 1565 में। तो ज्यादा फेमस है तालीकोटा का युद्ध। किस नाम से? तालीकोटा का युद्ध। एक बार पूछ दिया था कि तालीकोटा का युद्ध को दूसरा नाम में क्या कहते हैं? बन्नीहट्टी। क्या दिया था? बन्नीहट्टी। ये ऑप्शन में दिया था। तो राशि टंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 1565 में। ज्यादा फेमस किस नाम से है? तालीकोटा। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। तो सवाल पूछा भी गया है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ? तालीकोटा युद्ध के कारण। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडो वंश। चौथे राजवंश पहला कौन सा था? संगम। उसके आगे सल्लूब। सल्लूब के बारे में कुछ नहीं पढ़े, ठीक है। आगे पढ़े तुल्लुब और उस आगे अराविडो। अराविडो वंश की स्थापना तिरुमल ने किया था। कौन किया था? तिरुमल ने किया था। कहाँ किया था? पेनिकोंडा में। तो ध्यान रखना है, विजयनगर के चौथे राजवंश का नाम है अराविडो। अराविडो का स्थापक तिरुमल।
और राविडु वंश का संस्थापक तिरुमल। कहाँ किया? पेनुकोंडा। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री का नाम है निकोलो कांटी। देवराय प्रथम के शासन काल में किस देश का था? इटली का। अब्दुल रजाक किस देश का? फारस। किसके शासन काल में? देवराय द्वितीय। आगे है नूनीज, किसके शासन काल में? अछूते राय के शासन काल में। कहाँ का था? पुर्तगाल का। डोमिंग पायस कहाँ का था? पुर्तगाल का। किसके शासन काल में? कृष्णदेव राय। आगे है बारबोसा, क्या नाम है? बारबोसा। बारबोसा कहाँ का? पुर्तगाल का। ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। पहला निकोला कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, नूनीजे अच्युत राय, डोमिंग पायस कृष्णदेव राय, बारबोसा कृष्णदेव राय। फिर से बोलिए, निकोला कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, नूनीज अच्युत राय, डोमिंग पायस कृष्णदेव राय, बारबोसा कृष्णदेव राय। निकोला कांटी कहाँ का? इटली का। अब्दुल रजाक फारस का, नूनीज पुर्तगाल का, डोमिंग पायस पुर्तगाल का, बारबोसा पुर्तगाल का। तो तीनों पुर्तगाल का। एक शुरुआत में निकोला कांटी इटली का और अब्दुल रजाक फारस का। आगे है बहमनी राज। कौन सा राज है? बहमनी राज। बहमनी राज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू, क्या नाम है? हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना किया। बहमनी राज की स्थापना किसने किया? हसन गंगू। हसन गंगू। उसमें ये कब का बात हो रहा है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय का। देखिए यहाँ पर राज कौन सा है? बीजापुर। वंश कौन सा है? आदिल शाही वंश। संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर के आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। ध्यान रहेगा। बहमनी राज में इतनी याद करना है। बहमनी राज का स्थापना किसने किया था? हसन गंगू। हसन गंगू। यहाँ पर बीजापुर राज्य के आदिल शाही वंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। आइए चलते हैं जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर की स्थापना किसने करता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक उसी की स्मृति में किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किसकी स्थापना किया जाता है? जौनपुर की स्थापना। कश्मीर, आइए कौन सा है? कश्मीर। जैनुल अब्दीन, क्या पढ़ेंगे? जैनुल अब्दीन सिंहासन पर बैठा। इसके धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल अब्दीन को। जैनुल अब्दीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। अकबर भी सभी धर्मों को समान रूप से देखते थे। इसी कारण से उसे कहते थे, क्या बोलते थे? धार्मिक सहिष्णुता कहते थे। और उसी तरह से ये भी नीति अपनाया। कौन? जैनुल अब्दीन। इसलिए से कहते हैं कश्मीर का अकबर। गुजरात। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मोहम्मद बेगड़ा। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? मोहम्मद बेगड़ा। मेवाड़। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किया। ध्यान रखना है। राणा कुंभा, व्यक्ति नाम क्या है? राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ राजस्थान। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें से बाबर विजयी हुए। तो ध्यान रखना है, एक पहले लड़ाई लड़ चुका है। कौन? बाबर। और उस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके साथ? इब्राहिम लोदी साथ। लोदी वंश का समाप्त। आगे खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच, और इसमें भी बाबर विजयी होता है। तो जो भी बाबर के साथ आएगा लड़ाई करने के लिए, बाबर तो जीतेगा, दूसरा पक्ष वाला हारेगा। खानवा का युद्ध कब होता है? 1527। किस चीज में? बाबर और राणा सांगा। आगे 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, राणा प्रताप एवं अकबर के बीच होता है। ये शासक यहाँ पहुंच गए। राज कौन सा राज? मेवाड़। तो मेवाड़ में कौन कौन सा घटना हुआ सो लिया गया है। ठीक है। एक घटना खानवा का युद्ध, राणा सांगर और बाबर के बीच में। आगे आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। ध्यान रखना 1576 में। कब होता है? 1576 में। किस चीज में? महाराणा राणा प्रताप और अकबर के बीच होता है, और इसमें भी अकबर का विजय होता है। इसमें अकबर का विजय होता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया।
आगे लड़ाई होता है बाबर के साथ, लड़ाई होता है अकबर के साथ, और बाद में अकबर के बाद आते कौन, जहांगीर, और जहांगीर मेवाड़ को अपने राज्य में मिला लेता है। मेवाड़ का राज्य समाप्त। ठीक है, मेवाड़ क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो मेवाड़ के बारे में इतने पढ़ना है। इसमें शासक कौन हुए, राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। ठीक है, ये सब मेवाड़ के शासक हुए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि इनमें से मेवाड़ के शासक कौन नहीं रहे, तो जो है ध्यान रखना है। कौन कौन है, राणा कुंभा। राणा कुंभा क्या किया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़गढ़। ठीक है, उसके बाद खानवा का युद्ध 1527, बाबर और राणा सांगा, राणा कुंभा नहीं, राणा सांगा। ठीक है, उसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध 1576, अकबर और महाराणा प्रताप। विजयी कौन, अकबर। और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़, और जहांगीर ने मेवाड़ को अपने राज्य में मिला लिया। ठीक है, आगे आते सूफी आंदोलन। कौन आंदोलन है, सूफी आंदोलन। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला का शुरुआत किया। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने किया, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। गुरु नानक, गुरु नानक कौन संप्रदाय, सिख संप्रदाय। ठीक है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। तलवंडी भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान। किस नदी किनारे, रावी नदी के किनारे, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। ये जो तलवंडी है अब किस नाम से, ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में होती है। करतारपुर भी पाकिस्तान में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी नामक स्थान में। तलवंडी का नया नाम अभी क्या है, ननकाना साहिब है। गुरु नानक का मृत्यु कब होता है, 1538 में। कहाँ पर होता है, करतारपुर। और ये सिख संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, कौन हुए, गुरु नानक। देवराय प्रथम, निकोला कांटी। ठीक है, कहाँ का, इटली का। देवराय द्वितीय शासनकाल में कौन आया था, अब्दुल रजाक। कहाँ का, फारस का। तीसरा है नुनीज, नुनीज कहाँ का, पुर्तगाल का। किस दरबार में, अच्युते राय। बच गया दो, डोमिंग पायस, डोमिंग पायस किस दरबार में, कृष्णदेव राय। आगे था बारबोसा, वो भी कहाँ का, पुर्तगाल का। किस दरबार में, कृष्णदेव राय। 5 तो है था। और उसका तब विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश। कितना वंश, 4 वंश। 4 वंश में पहला संगम वंश, दूसरा सुलोभ, तीसरा तुलु अराविडो। तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में एक कवि रहते थे, उसका फेमस कवि का नाम बताओ, तेनालीराम कृष्ण। तेनालीराम कृष्ण का पुस्तक का नाम बताओ, पांडुरंग आत्मीय। पांडुरंग आत्मीय। अमुक्त माल्यार्थ किसका था, कृष्णदेव राय। कौन सा भाषा में, तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा में लिखा गया था। हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336। इब्न बतूता कहाँ का, मोरक्को। भारत आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में। आगे है मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का नींव किसने रखा, बाबर। किसको मार करके, इब्राहिम लोदी को मार करके। और इब्राहिम लोदी कौन सा वंश, लोदी वंश। लोदी वंश। बाबर, इसका कार्यकाल है, कार्यकाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कार्यकाल 1526 से 1530। तो बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530। 1530 में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था, फरवरी 1483 में। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। कहाँ का, फरगाना नामक छोटे राज्य के एक शासक थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार, 5 बार आक्रमण किया। शुरुआत में आए थे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। वो सबका उद्देश्य क्या था, धन लूटना। ठीक है, बाबर यहाँ पर रहने के लिए आया था। ठीक है, बाबर अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित करने आया था। तो बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, 5 बार। और 17 बार आक्रमण कौन किया था, मोहम्मद गजनी। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन सा युद्ध है, देखिएगा। एक तरफ युद्ध, दूसरी तरफ वश, तीसरा पक्ष और फिर परिणाम। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। बाबर विजयी।
दूसरा खानवा का युद्ध मार्च 1527, राणा सांगा और बाबर, विजयी बाबर। तीसरा चंदेरी का युद्ध 1528, मेदिनी राय और बाबर, विजयी बाबर। आगे है घाघरा का युद्ध 1529, अफगानों और बाबर के बीच में, बाबर विजयी। ठीक है, अफगानों और बाबर के बीच में। तो ध्यान रखना है इसमें, पान खा के चल घर, याद कीजिएगा, पान खा के चल घर, पान खाकर चल घर, चले घर। पान से क्या होगा? पानीपत, खाकर से खानवा, चल से चंदेरी और घर से घाघरा। स्टार्ट कहाँ होगा? 1526, 1527, 1528, 1529 और घर जाके मृत्यु हो जाएगा, घर जाके मृत्यु 1530। तो पूरा लगातार याद करेंगे। 1526 पानीपत का, खानवा का 1527, चंदेरी का 1528, 1528 और घर से घाघरा युद्ध 1529 और मृत्यु 1530 में। समय विजयी कौन हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। अब इसके साथ कौन कौन लड़ा वो ध्यान रख लेना है। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी, खानवा में साथ में कौन खाएगा? राणा सांगा। ठीक है, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय और घाघरा के युद्ध में अफगानों, अफगानों, अफगानों में आ जाएगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, अफगान कहीं है। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, इसी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। कहाँ मृत्यु होती है? आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 में। आगे, बाबर की मातृभाषा तुर्की था, ध्यान रखना है। बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की। बाबर की मातृभाषा तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामा किस भाषा में किया थे? तुर्की भाषा में रचना किए थे। सवाल पूछा गया है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस पुस्तक में लिखा है? बाबर नामा में। अब बाबर नामा कौन सा भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हो गया। अब हुमायूं का शासनकाल चलता है 1530 से 1556। 1530 में समाप्त होता है किसका? बाबर का। और उसके बाद स्टार्ट होता है हुमायूं का। कब चलता है? कब तक? 1556 तक। चौसा का युद्ध, कौन सा युद्ध है? चौसा का युद्ध। इसमें से बीच में गैप होता है, इसमें से बीच में गैप होता है। ठीक है, किसका? हुमायूं का। बीच में आ जाता है शेरशाह सूरी, आता है शेरशाह सूरी। हुमायूं का बारे में देखिए, चौसा का युद्ध कौन सा है? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। इतना ध्यान रखिए, हुमायूं किसका बेटा? बाबर का। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। चौसा का युद्ध होता है शेर खां और हुमायूं के बीच होता है, यही शेर खां शेरशाह सूरी। कब युद्ध होता है? 1539 में। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहता है, इस युद्ध में शेर खां विजयी रहता है। और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण कर लेती है। तो यहाँ पर चौसा का युद्ध होता है 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में। और ही चौसा का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह की पद धारण करता है। कौन करता है? शेर खां। शेर खां का बचपन का नाम अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? फरीद खां। शेर खां के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ठीक है। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज युद्ध, बिलग्राम को ही कहते हैं कन्नौज युद्ध। याद कीजिए, बन्नी हट्टी, तालीकोटा, राशि टंगड़ी, एक ही युद्ध का नाम है सब है। ठीक है, कब हुआ था? 1565 में, विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है 1540 में हुआ था, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में भी हुमायूं हार गया। पहला भी युद्ध में हारा था, चौसा के युद्ध में भी, और इसमें भी हारा। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। 4 युद्ध लड़ा गया था, और भी युद्ध लड़ा गया था, लेकिन प्रमुख 4 युद्ध। पहला कौन सा है? देवरा का युद्ध। दूसरा चौसा का युद्ध। तीसरा बिलग्राम, और आगे है सरहिंद। कब कब हुआ है? ध्यान रखिएगा। देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम 1540 और सरहिंद का 1555। फिर से बात, 4 युद्ध में पहला कौन सा? देवरा, दूसरा चौसा, तीसरा बिलग्राम, आगे सरहिंद। नहीं याद हुआ? चौसा बिलग्राम एक साथ, शुरुआत में कौन? देवरा, और लास्ट में कौन? सरहिंद। शुरुआत में देवरा, लास्ट में सरहिंद।
और स्टार्ट होगा फिर चौसा और बिलग्राम। चार हो गया। 1531 देवरा, 1539 चौसा, 1540 बिलग्राम और 1555 सरहिंद। 1555 सरहिंद। ठीक है, 56 में इसका मृत्यु हो जाता है। 1556 ईस्वी को दीनपना, क्या नाम है, दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु कब होता है? 1556 ईस्वी में। दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। तो कारण में पूछा गया है किससे का इसका मृत्यु होता है, तो दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। ध्यान रखना है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम। ये जो गुलबदन बेगम है हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन। ये पूछा गया था गुलबदन बेगम बाबर की कौन थी? बेटी। क्या था? बेटी, पुत्री। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। तो ध्यान रखिएगा कि हुमायूं किसने, कौन सा शासक 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे? हुमायूं। किससे विश्वास करते थे? ज्योतिष में। कौन इसको ज्योतिष में, कौन ज्योतिष बता दिए कि 7 दिन क्या करना है? अलग अलग कपड़ा पहनना है। तो इसका नियम बन गया, नियम बना दिया गया। तो 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाए थे? हुमायूं। आगे है अकबर, क्या नाम है? अकबर। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। कार्यकाल याद करना है, सबका कार्यकाल लिखा हुआ है। पहला बाबर का 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1556। 56 में क्या होता है? मृत्यु होता है। आगे आते हैं अकबर का 56 से 1605, 1556 से 1605। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। डेट के साथ याद कीजिएगा, 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ। ये कहाँ पर हुआ? ये भी सवाल पूछा गया है। तो सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, तो सम्राट अकबर का जन्म कहाँ होता है? अमरकोट में। कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 में। इसके माता के नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या नाम था? जलाल। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का बचपन नाम क्या था? जलाल। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को, ये राज्याभिषेक भी ध्यान रखना है, 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हो गया, नामक स्थान पर हुआ। तो बताइए जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542। और राज्याभिषेक कब हुआ? 1556। 1542 और इधर 1556। इधर डेट देख लीजिए कितना जगह, लगभग 14 साल, लगभग 14 साल, पूरा पूरी नहीं है, लगभग 14 साल। तब पूछता है इसमें कितने वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक हुआ था? लगभग 14 वर्ष के अवस्था में। बैरम खां अकबर का संरक्षक रहा। अब बताओ 14 वर्ष के उसका आयु में उसको राज्याभिषेक करवा दिया जाता है, मृत्यु हो जाता है किसका? हुमायूं का। इनके पिताजी का मृत्यु हो जाता है, इसको राजगद्दी के पर बिठा दिया जाता है। और उम्र कितना होता है? 14 साल। खेलने कूदने की उम्र में उसको राजगद्दी संभालने के लिए दे दिया जाता है। तो बताइए उसके संरक्षक में कोई न कोई रहेंगे और उसका नाम है कौन है? बैरम खां। तो ध्यान रख रहे, सवाल पूछता है अकबर का संरक्षक कौन रहा? बैरम खां, बैरम खां। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध कब? 1526 में, और दूसरा होता है 5 नवंबर 1556 अकबर और हुमायूं के बीच में, अकबर और हुमायूं के बीच में। और इस युद्ध में अकबर की विजयी होती है, हुमायूं की हार होती है। हल्दी घाटी का युद्ध कौन सा है? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अभी हम लोग पढ़े थे मेवाड़ के शासक, मेवाड़ साम्राज्य में पढ़े थे कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़। पहला कौन आया था? राणा कुंभा। राणा कुंभा किसका निर्माण? चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ में किसका? विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। और उसी में था राणा सांगा, राणा सांगा। राणा सांगा और किसी बीच में होता लड़ाई? बाबर के बीच में। कौन सा युद्ध? कौन सा युद्ध?
खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। ठीक है, और उसी में आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ाई होती है और उस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून, डेट के साथ याद कीजिएगा, 18 जून 1576। विजयी कौन होता है? अकबर। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहा था। ध्यान रखिएगा, अकबर मुगल सेना मतलब अकबर का, तो मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह और आसफ खां। मान सिंह और आसफ खां, मान सिंह और आसफ खां। अकबर का सेनापति मान सिंह था। सेनापति किसको बनाया गया था? मान सिंह को। तो सवाल पूछा गया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। बैरम खां कौन है? अकबर का संरक्षक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। क्या नाम था? चेतक। चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है चेतक। ठीक है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। तो ध्यान रखना है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन। एक हम लोग पढ़े थे अमीर खुसरो। क्या पढ़े थे? अमीर खुसरो। किसके दरबार में? बलबन। बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य, अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य में देखिए। पहला, दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कर दिया 1562 में, 1562 में। दूसरा है अकबर को हरम दल से मुक्ति अपने को पाया था 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त, तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था 1563 में। तीर्थ यात्रा पर टेस्ट लगा दिया था, उसको समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त कर दिया था, जजिया कर समाप्त 1564। अब पुनः जजिया कर लगाएगा औरंगजेब। कौन लगाएगा? औरंगजेब। शुरुआत कौन किया था जजिया कर का? मोहम्मद बिन कासी। ब्राह्मणों पर कौन लगा दिया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक। ठीक है, ध्यान रखना है। जजिया कर को समाप्त कर दिया अकबर। कब किया? 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया गया और राजधानी आगरा से कहाँ ले गया? फतेहपुर सीकरी ले गया। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों को के लोगों को प्रवेश की अनुमति दे दिया 1578 में। मजहर की घोषणा 1579। दीन ए इलाही का स्थापना 1582। दीन ए इलाही का स्थापना 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583 और राजधानी लाहौर स्थानांतरित। कहाँ ले गया? फिर लाहौर, लाहौर ले गया था बाद में 1585। ठीक है, तो इतने सारे कार्य अकबर का ध्यान रखना है, अभी तुरंत याद होगा। पहला, दास प्रथा का अंत। पहला, दास प्रथा का अंत ईस्वी के साथ याद करना है 1562। दूसरा है अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562। तीसरा, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। तो यहाँ पर 62 में दो काम, दास प्रथा का अंत और अकबर को हरम दल से मुक्ति। ठीक है, 1563 में क्या हुआ था? तीर्थ यात्रा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त 1564। अगला कार्य फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से कहाँ ले गया? फतेहपुर। कब? 1571। तो फतेहपुर सीकरी का स्थापना किसने किया था? अकबर। इबादत खाने की स्थापना 1575 और इस इबादत खाने में सभी धर्मों को आने का अनुमति 1578। इबादत खाने की स्थापना 1575 में और सभी को आने का अनुमति 1578। ये दोनों एक साथ कीजिएगा, 75 और 78। आगे मजहर की घोषणा 1579 और उसके बाद दीन ए इलाही का स्थापना 1582। दीन ए इलाही का स्थापना 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583 और राजधानी लाहौर ले गया 1585 में। राजधानी लाहौर ले गया 1585 में। फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 और राजधानी पहले कहाँ था? आगरा। आगरा से कहाँ ले गया था? फतेहपुर सीकरी और फिर लाहौर ले गया 1585। ठीक है, था दास प्रथा का अंत 1562। 1562 दास प्रथा का अंत के साथ एक और काम हुआ था, अकबर को हरम दल से मुक्ति हो गया। तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563। जजिया कर समाप्त 1564। ठीक है, इबादत खाने का स्थापना 1575। इबादत खाना में सभी धर्मों की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा 1579 के निवासी 79। दीन ए इलाही की स्थापना 1582। इलाही संबत की स्थापना
1583 और राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। ठीक है, मजहर की घोषणा 1579, मजहर की घोषणा 1579। ठीक है, जजिया का समाप्त 1564, जजिया का समाप्त 1564। अकबर फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571। बताइए 1582 में क्या था? 1582 तीन इलाके के स्थापना। आप लोग बताना है 75 और 78, 75 और 78। इबादत खाने का स्थापना और इबादत खाना में अनुमति प्रवेश की अनुमति 1578। मजहर की घोषणा 1579। राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। ठीक है, पहला दास प्रथा का, दूसरा अकबर को हरंदल से मुक्ति, तीसरा तीर्थ यात्रा का समाप्त, उसके आगे जजिया का समाप्त, उसके आगे फतेहपुर सीकरी की स्थापना, उसके आगे इबादत खाने की स्थापना, इबादत खाने में अनुमति, उसके आगे मजहर की घोषणा, उसके आगे दीन इलाही की स्थापना, उसके आगे इलाही संबत की शुरुआत और राजधानी लाहौर स्थानांतरित। ठीक है, जजिया कर समाप्त 1564। ठीक है, दास प्रथा का अंत 1562। इबादत खाने की स्थापना 1575। इबादत खाने में सभी धर्मों को अनुमति 1578। ठीक है, मजहर की घोषणा 1579। 1582 में दीन इलाही की स्थापना, दीन इलाही की स्थापना, राजधानी लाहौर ले जाना 1585। ठीक है, अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक कौन थे? तानसेन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन। संगीत सम्राट तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। रामतनु पांडे। अकबर के शासनकाल में प्रमुख गायक का नाम था तानसेन और तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। अकबर की शासन प्रणाली के प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा का संबंध किससे है? सेनाओं रखने का। ठीक है, सेना संबंधित है, किस संबंधित है? सेना से संबंधित है। तो अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? मनसबदारी प्रथा। तो पूछता है कि मनसबदारी प्रथा शासन प्रणाली किस शासक का विशेषता था? अकबर का। अकबर का मृत्यु हो जाता है 16 अक्टूबर 1605 में। याद कीजिए 15 अक्टूबर 1542 में। आज मृत्यु हो जाता है 16 अक्टूबर 1605 में। ठीक है, कहाँ होता है? इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। इसको दफनाया कहाँ जाता है? आगरा के निकट सिकंदरा में। तो ध्यान रखना है सिकंदरा। सिकंदरा कहाँ पड़ेगा? आगरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अकबर क्या क्या बनाए हैं? स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। पहला क्या है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। हुमायूं कौन था? इनके पिताजी बाबर। बाबर कौन थे? दादाजी। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा का निर्माण अकबर। दूसरा बुलंद दरवाजा का निर्माण, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। ये सब काज है, बहुत सारा काज है। इसमें दो लिखा हुआ है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। और उसमें से कौन थे? तेनाली राम कृष्ण। और इसमें 9 रत्न, 9 रत्न अकबर। और अष्टप्रधान शिवाजी। अष्टप्रधान शिवाजी। देखिए इसमें अकबर के दरबार में कुछ सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। पहला का नाम है अबुल फजल। दूसरा है फैजी। अबुल फजल का बड़ा भाई का नाम है फैजी। तीसरा है तानसेन। चौथा बीरबल। पांचवा तोड़रमल। छठा राजा मान सिंह। सातवां अब्दुल रहीम खान ये खाना। आठवां अजीउद्दीन। क्या होगा? अजीउद्दीन। और 9वां मुल्ला दो प्याजा। इसमें लिख देगा कौन इनमें से अकबर के 9 रत्न में शामिल नहीं थे। ठीक है, पूछा गया सवाल है तो ध्यान रखना है। पहला का नाम है अबुल फजल और फैजी, एक साथ अबुल फजल और फैजी। ठीक है, तीसरा आगे तानसेन। यहाँ क्रम गड़बड़ा है क्या? ये 3, इधर 4, 5, 6, 7, ये हो जाएगा 3। यहाँ पर पहला का नाम है अबुल फजल और दूसरा फैजी हो गया। तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल। तानसेन और बीरबल एक साथ अर्थ करेंगे, तानसेन और बीरबल। और उसके बाद तोड़रमल और मान सिंह। तोड़रमल और मान सिंह। यहाँ पर रहीम खाना खान ये खाना। रहीम खान ये खाना लंबा नाम है, एक ही रहने दीजिए। अब्दुल रहीम खान ये खाना।
और उसके आगे है अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले कितने रत्न? 9 रत्न। पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, और एक करम नहीं याद करना है, मतलब एक साथ याद करें, अबुल फजल और फैजी। तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, तानसेन और बीरबल, चौरमर और राजा मानसिंह, और एक लंबा नाम अब्दुल रहीम खान ये खाना, और उसके आगे अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। बोल पाइएगा? पहला अबुल फजल, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा तोड़रमल, आगे मानसिंह, उस आगे अब्दुल रहीम खान ये खाना, उस आगे अजीउद्दीन, उस आगे मुल्ला दो प्याजा। हो गया? मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया। अबुल फजल ने किस ग्रंथ का? अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना किया। अबुल फजल ने किस रचना? अकबरनामा। अब बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा बाबर, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। 3 नामा आया है। पहला कौन है? बाबरनामा। बाबरनामा बाबर, और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, और अकबरनामा अबुल फजल। अबुल फजल। महाभारत का नाम रज्मनामा। महाभारत का नाम रज्मनामा, इसको बोलते हैं युद्धों की पुस्तक रखा। उन्होंने महाभारत का एक नाम रखा और उसका नाम क्या रखा? रज्मनामा, और उसका अर्थ क्या बताया? युद्धों की पुस्तक। युद्ध के बारे में है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। ठीक है, जब स्वर्ण काल आया है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। स्थापत्य, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, शाहजहां के समय को, शाहजहां के समय को। ठीक है, और चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाएगा चित्रकला का स्वर्ण काल। तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाएगा किसको? जहांगीर के समय को, जहांगीर के समय को। बताइए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां। ठीक है, जहांगीर चित्र बनाने में माहिर थे। शाहजहां तो पूरे सिर्फ और सिर्फ महल बनाने में आगे थे। जैसे उसमें से कौन प्रसिद्ध है? ताजमहल, और दिल्ली का लाल किला, ठीक है, जामा मस्जिद, वो सब किसने बनवाए हैं? शाहजहां। तो उसे बोलते हैं स्थापित हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ध्यान रखना है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर। किस विजय के उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नोट, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी। ध्यान देगा। आज चलते हैं जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। कौन हुआ? सलीम। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम। जहांगीर का जन्म 1569। ये सब का हम ईस्वी डेट काट दिए, अब ईस्वी रखे हैं। तो जिसमें जिसमें आपको ईस्वी याद करना है, डेट के साथ याद करना है, डेट के साथ याद कीजिएगा। जैसे आपका अकबर का 15 अक्टूबर 1542। अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सलीम। यही सलीम नाम क्या है? जहांगीर। जहांगीर का जन्म 1569। तो पूछा जाएगा जहांगीर के बचपन का नाम क्या हुआ? सलीम था। आज देखिएगा, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसके लिए? न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। किसको? जहांगीर को। तो न्याय की जंजीर के लिए याद किसको किया जाता है? जहांगीर को। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या है? खुसरो। ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी सजा दिलवा दी। तो ध्यान रखना है, 5वें गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी सजा किसने दिलवाया? जहांगीर ने। ठीक है, ध्यान रखना है। किसकी सहायता कारण? खुसरो की सहायता कारण। जहांगीर ने खुरम, क्या नाम है? खुरम को शाहजहां की उपाधि दी। तो जहांगीर ने खुरम को कौन सा उपाधि धारण किया? कौन सा उपाधि दिया? शाहजहां का। शाहजहां को उपाधि दिया। नूरजहां, आगे नाम क्या है? नूरजहां। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग, ध्यान रखना है, क्या नाम है? मिर्जा गयास बेग की पुत्री। तो नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग। मिर्जा गयास बेग, यही मिर्जा गयास बेग को आगे जहांगीर ने उपाधि देगा और उसका नाम है एतमादुल्ला।
क्या देगा? एतमादुल्ला। ठीक है, आगे चलते हैं। मिर्जा गियास बेग की पुत्री का नाम क्या है? नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। क्या नाम है? मेहरुनिसा। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार, ये पारसी का त्योहार है, नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर के जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। तो ध्यान रखना इसमें, जहांगीर का विवाह किससे होता है? नूरजहां से। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा। मेहरुनिसा किसकी बेटी थी? गियास बेग। क्या हो जाएगा? गियास बेग। गियास बेग। और गियास बेग कहाँ का? ईरान का। ईरान में एक त्यौहार मनाया जाता है, उसका नाम है नवरोज त्योहार। पारसी समुदाय का, फारसी समुदाय, वही फारस के खाड़ी ईरान के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूरमहल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। अब विवाह करने के बाद वो मेहरुनिसा का नाम उसका चेंज कर देता है और उसको क्या कहा? नूरजहां या नूर महल। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर क्या कहता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। जहांगीर के समय को, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। बताए थे चित्रकला स्वर्णकाल जहांगीर। हिंदी का साहित्य का स्वर्णकाल अकबर। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर। और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। जहांगीर के मकबरा, जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। आगे चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस जो प्रथम अंग्रेज है, सर थॉमस रॉ, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोप यात्री आए थे। जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। और ये प्रथम अंग्रेज। फिर दूसरा कौन आया? सर थॉमस रॉ। कैप्टन हॉकिंस के बाद आया सर थॉमस रॉ। उससे आगे आया विलियम फिंच, उससे आगे एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे जहांगीर के शासनकाल में। आगे आते हैं शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां। 1627 से 1657 जहांगीर का कार्यकाल। 1605 से 1627 और इसका कार्यकाल 1627 से 1657। अच्छा, अब बोला जाएगा कि ताजमहल का निर्माण कितने ईस्वी में हुआ? अब इससे पकड़ में आ सकता है। ठीक है, अब जो भी दिया रहेगा वह 1627 से 1657 के बीच ही दिया रहेगा। ये दिया रहेगा तो उसमें ऑप्शन देता है, अलग अलग देता है, डेटा अलग देता है, 1500, 1600, 1400, 1300 इसे दे देता है। तो आराम से पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है, शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। पहला बैठा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। ठीक है, जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जगत गोसाई का नाम है? जगत गोसाई। जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। ध्यान रखना इसमें कि शाहजहां के मां का नाम, शाहजहां के मां का नाम क्या था? जगत गोसाई। जगत गोसाई। ठीक है, हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? अकबर। और ये क्या है? जगत गोसाई। और जगत गोसाई का बेटा कौन है? शाहजहां। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम, उसे बोलते शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ध्यान रखना है, शाहजहां का विवाह किससे हुआ? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इसी का नाम रखता है मुमताज महल। क्या रखता है? मुमताज महल। आसफ खां कौन है? आसफ खां नूरजहां का भाई है, नूरजहां के भाई। ध्यान रखना है, आसफ खां नूरजहां के भाई और उसका पुत्री है अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, उसकी पुत्री का नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। और अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किससे होता है? शाहजहां के साथ। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, भाई जो अर्जुमंद बानो बेगम है उसका नाम रखता है मुमताज महल। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। तो बताइए इसमें ताजमहल का रूपरेखा किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थी। तो 2 सवाल इसमें है
कि रूपरेखा किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, तो यहाँ पर दो सवाल है, रूपरेखा उस्ताद ईसा और मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन, कौन सिंहासन है? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने करवाया था? शाहजहां। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। कौन था? बेबादल खां। तो यहाँ पर ताजमहल का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी और रूपरेखा तैयार किया था ताजमहल का उस्ताद ईसा। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसका मुख्य कलाकार थे बेबादल खां थे। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो बताइए कि शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन कौन है? दिल्ली का लाल किला, पहला का नाम क्या है? दिल्ली का लाल किला। दूसरा दीवाने आम, तीसरा दीवाने खास, उसके आगे है दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और उसके आगे है ताजमहल। तो इतना ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा जाएगा? दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद। उसका आगे दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद और उसके आगे ताजमहल। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद और उसके आगे है ताजमहल। इसका निर्माण करवाए थे शाहजहां, इसलिए कहता है शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। शाहजहां अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया। कहां से लाया? आगरा से कहां ले गया? दिल्ली। कौन ले गया? शाहजहां। शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से कहां ले गया? दिल्ली ले गया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। ध्यान रखना है, शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था? दारा शिकोह। 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मठ का युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा, धर्मठ का युद्ध किसी किसी में? दारा शिकोह और औरंगजेब 1658 में। और इस युद्ध में दारा शिकोह की पराजय होती है। 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया, अपने बाप को गिरफ्तार कर लिया। कौन? औरंगजेब 1658 में। ठीक है, 1658 में। आगे है औरंगजेब, अब गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार कर लेता है मतलब शासक अब औरंगजेब आ गया। ठीक है, दारा शिकोह उसको मरवा देता है। ठीक है, अब बनता है शासक औरंगजेब। 1658 से 1707, याद कीजिए शाहजहां का शासनकाल 1627 से 57। ठीक है, आगे आते हैं औरंगजेब 1658 से 1707। औरंगजेब का 1658 से 1707, औरंगजेब का जन्म एक क्या 1658 से 1707 क्या जी है? शासन काल। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618, 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहात कहाँ पड़ेगा? गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 में दोहात गुजरात में। फारस के राजघराने की दिलरासो बानो बेगम, क्या नाम है? दिलरासो बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। निकाह मतलब विवाह हुआ। जहांगीर का नूरजहां। ठीक है, हमीदा बानो बेगम वो किसकी पत्नी थी? हुमायूं की। ठीक है, आगे आते हैं शाहजहां का पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, नाम देता है मुमताज महल। आगे है औरंगजेब और इसकी पत्नी के नाम है दिलरासो बानो बेगम। अब इसका नाम चेंज होगा, और इसका नाम चेंज करके रबिया उद दुरानी, क्या होगा? रबिया उद दुरानी। ठीक है, आगे देखते हैं। फारस राजघराने की दिलरासो बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह होता है। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 1658 को करवाया। 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो सवाल पूछता है कौन सा मुगल शासक 2 बार राज्याभिषेक करवाया था? औरंगजेब। एक बार 1658, दूसरा 1659। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को? सुन्नी धर्म को। इस्लाम में भी है सुन्नी और शिया। ठीक है, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। किसे? औरंगजेब को। औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 1665 को हुआ। 1665 को हुआ। तो ध्यान रखना है पुरंदर की संधि शिवाजी और
जय सिंह के बीच में, शिवाजी और जय सिंह के बीच में। कब होता है? 1665 में। कौन संधि? पुरंदर की संधि। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी थी। तो यहाँ पर इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के कितने गुरु? 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दिया? औरंगजेब ने। याद कीजिए, 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए। ठीक है, और इसमें औरंगजेब ने हत्या करवा देता है गुरु तेग बहादुर। केवें गुरु तेग बहादुर? केवें? 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाता है। किसके कारण? इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। बताए थे कि जजिया कर को समाप्त कर कौन कर दिया था? अकबर। और अकबर के बाद फिर चालू कर दिया कौन? औरंगजेब। या गैर मुसलमानों पर, जो मुसलमान नहीं है, गैर मुसलमान उसे कहते हैं जो मुसलमान नहीं है, उस पर टैक्स लगा दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। तो ध्यान रखना है कि औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया। कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र। एक औरंगाबाद पड़ता है कहाँ पर? बिहार में। वही बिहार नहीं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र वाला। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। तो सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्ति करने वाला शासक कौन था? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गया। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गया? 1707, 1707। जन्म होता है 1618 में जन्म, मृत्यु 1707 में। ठीक है, 1707 में। और 1708 में मृत्यु हो जाता है गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, 1708 में। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। मराठा समाज के संस्थापक कौन थे? शिवाजी। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में, 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में। तो ध्यान रखना है, 6 अप्रैल 1627 में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का जन्म 1627। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। तो मराठा समाज के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी जन्म 6 अप्रैल 1627। इनके पिता का नाम क्या था? शहाजी भोसले। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौंडदेव थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? कौंडदेव। शिवाजी ने रायगढ़, क्या है? रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। क्या जगह? रायगढ़। पुरंदर की संधि पढ़े थे 1665, जय सिंह और शिवाजी के बीच में। जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। जन्म कब होता है? 1627 में। और राज्याभिषेक कब करवाता है? 1674 में, गंगा भट्ट द्वारा। कहाँ का विद्वान है ये? वाराणसी के। कहाँ करवाया था राज्याभिषेक? रायगढ़ में। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होती है? 1670, राज्याभिषेक 1674 और मृत्यु 1680। तीनों ध्यान रखना है, तीनों डेट। 1627 में जन्म, 1674 में राज्याभिषेक और 1680 में मृत्यु। मराठा समाज के संस्थापक शिवाजी। शिवाजी का राजधानी रायगढ़, का जगह रायगढ़। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय, नवरत्न अकबर, और अष्ट प्रधान शिवाजी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। पालखेड़ा का युद्ध कौन सा है? पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी में होता है। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को होता है। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच होता है, जिसमें निजाम की हार होती है। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 को होता है। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच होता है, जिसमें किसकी हार होती है? निजाम की। बताइए, पालखेड़ा का युद्ध कब होता है? 7 मार्च 1728। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा। बाजीराव प्रथम किस महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा? मस्तानी। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। जहांगीर शाह
को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। अब उसमें औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम, उसके आगे सब आते हैं शासक, उसमें से एक शासक है और उसका नाम है जहांदर शाह। और जहांदर शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। क्या कहता है? लंपट मूर्ख। फर्रुखसियार को मुगल वंश की घृणित कायर कहा जाता है। बताइए घृणित कायर किससे मुगल शासक कहा जाता है? फर्रुखसियार। अब ये सब वन लाइनर है, इसको याद करना है, पूरी डिटेल इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लंपट मूर्ख जहांदर शाह, घृणित कायर फर्रुखसियार, आगे मोहम्मद शाह। याद कीजिए मोहम्मद शाह बारे में बताए थे, जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और उसके बाद कोई जजिया कर नहीं लागू हुआ। ठीक है, अंतिम रूप से कौन समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह। ईरान मतलब फारस के सम्राट नादिर शाह ने, नादिर शाह क्या नाम है? नादिर शाह। कहाँ का है? ईरान का। दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। तो सवाल पूछा गया है कि जिस समय नादिर शाह, ईरान का नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया, उसमें मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। तख्ते ताउस, कौन ताउस है? तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। शाहजहां ने करवाया था। तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। तो जो शाहजहां निर्माण करवाया था मयूर सिंहासन का, उस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह। बस उसके बाद क्या हो गया? नादिर शाह ले गया। कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह ले गया था अपने साथ। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। रंगीला बादशाह किसे? मोहम्मद शाह को। घृणित कायर फर्रुखसियार को। जिंदा पीर औरंगजेब, जिंदा पीर औरंगजेब। लंपट मूर्ख जहांदर शाह। ठीक है, लंपट मूर्ख जहांदर शाह। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह। घृणित कायर फर्रुखसियार, जिंदा पीर औरंगजेब। आगे आते हैं शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसके शासनकाल में दो निर्णायक युद्ध है। पहला पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 और दूसरा बक्सर का युद्ध 1764। शाह आलम द्वितीय के समय में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। एक का नाम है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, जो होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की हार होती है, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। या अहमद शाह अब्दाली नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? अफगानों लिखा रहेगा, अफगानों और मराठों के बीच में। यहाँ पर शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में दो युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में और दूसरा था बक्सर का युद्ध 1764 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। आगे आते हैं अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, इसने राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा था। तो राम मोहन राय, परिणाम क्या था? राम मोहन राय, और उसको राजा का उपाधि दिया था। किसने दिया था? अकबर द्वितीय। मुगल शासक था अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर नहीं, अकबर द्वितीय। आगे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय उसे बोलते हैं जफर। बहादुर शाह द्वितीय, उसी का नाम क्या? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट था। क्या था? अंतिम मुगल सम्राट। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। तो ध्यान रखना है कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय हुआ और इसी का नाम है बहादुर शाह जफर। और 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण इसको बंदी बना करके अंग्रेजों द्वारा कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून, और जहां पर इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से मुगल सम्राट क्या होता है? समाप्त होता है। तो बहादुर शाह द्वितीय का संबंध किस से, क्रांति कौन सा युद्ध से है? 1857 की क्रांति से है। पहला नाम है बाबर, और नाम क्या है? बाबर। उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब, अंतिम बहादुर शाह द्वितीय। उसमें से औरंगजेब के बाद ध्यान रखना है बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम और लाइट फिर बहादुर शाह द्वितीय। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। यहाँ दिया है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की। तो बताइए, ये जो वास्को डी गामा है वह भारत की खोज किया था कि भारत और यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज किया था? समुद्री मार्ग की खोज किया था। किसके बीच में? भारत और यूरोप के बीच में। तब यहाँ पर बोल दिया था भारत का खोज, भारत की खोज नहीं, भारत और यूरोप के बीच
नए समुद्री मार्ग की खोज किया था। कौन किया था? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा कहाँ का है? पुर्तगाल का है। भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। और कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह केरल। कहाँ जाएगा? केरल। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया। यहाँ पर फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया। कब बनकर के आया? 1505 में। तो सवाल पूछता है इसमें, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। आगे है यूरोपीय कंपनियां और स्थापना। पहला है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1498। दूसरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602, डेनिश का 1616, फ्रांसीसी का 1664 और स्वीडिश का 1731। स्वीडिश का 1731, पुर्तगाली का 1498, अंग्रेजी का 1600, डच का 1602, डेनिश का 1616 और फ्रांसीसी का 1664 और स्वीडिश का 1731। ध्यान रखना इसको कि किस कंपनी का स्थापना कब होती है। पहला पुर्तगाल 1498, दूसरा अंग्रेजी 1600, तीसरा डच 1602 और डच के बाद डेनिश 1616 और डेनिश के बाद फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। बोलिएगा, पहला पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेजी, पहला पुर्तगाली, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा डच और डेनिश। एक साथ डाटा, एक साथ डच और डेनिश, पहले छोटा उसके बाद बड़ा, डच डेनिश, डच डेनिश, फ्रांसीसी स्वीडिश, फ्रांसीसी स्वीडिश। एक साथ पुर्तगाली अंग्रेजी, डच डेनिश, फ्रांसीसी स्वीडिश। पुर्तगाली 1498, अंग्रेजी 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1731। बोल पाइएगा? ओ ठीक है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर दरबार में आया था। तो ध्यान दीजिएगा कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम है कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। ये जो प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस है, किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम के राजदूत। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बना करके मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। दूसरा कौन था? सर थॉमस रो, सर थॉमस रो। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि पहला था अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस और दूसरा कौन है? सर थॉमस रो। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसिस्को को बुरी तरह से हराया था। ध्यान रखना है, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। हार किसका होता है? फ्रांसीसी का। ठीक है, तो बताइए वांडीवास का युद्ध कब होता है? 1760 में। ठीक है, और इसमें किसी बीच में? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अब आते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का अधिपत्य में। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, कौन है जी? रॉबर्ट क्लाइव, एवं बंगाल के नवाब कौन है? सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यहाँ पर युद्ध कौन सा है? प्लासी का युद्ध। डेट के साथ याद करना है, कब होता है? 23 जून 1757। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। ये है 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध होता है। और ये युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। ये बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और अंग्रेज के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो पूछता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेज के सेनापति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसमें हार किसका हो गया? सिराजुद्दौला का। किसके कारण? मीर जाफर के धोखाधड़ी के कारण। मीर जाफर मिल जाता किसके साथ? अंग्रेज के साथ।
और बाद में बंगाल का नवाब बना दिया था किसको, मीर जाफर को। नोट, प्लासी भारती नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना है प्लासी भारती नदी के किनारे है। बक्सर का युद्ध, कौन सा युद्ध है, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम के मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजय हुआ। देखिए इसमें बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अंग्रेजों एक तरफ क्या रहता है, अंग्रेज रहता है, और एक तरफ मीर कासिम, आगे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, एक तरफ अंग्रेज बाकी इधर रहता है। इस युद्ध में भी अंग्रेज क्या होता है, विजय होता है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। उसमें एक सेनापति कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो। इसमें भी जो है अंग्रेज विजयी होता है बक्सर के युद्ध में। अब बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, दोनों युद्ध जीत लेने के बाद अंग्रेजों को यहाँ पर अधिपात हो जाता है। ठीक है, तो पूछता है सवाल कि कौन कौन सा युद्ध है अंग्रेज द्वारा जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों का यहाँ पर अधिपात हो जाता है, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ठीक है, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। तो बताइए हैदर अली कहाँ का शासक था, मैसूर का। मैसूर अभी वर्तमान में कर्नाटक। ठीक है, तो हैदर अली कहाँ शासक था, मैसूर का। कब बना, 1761 में। हैदर अली का मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा हैदर अली का मृत्यु हो जाता है 1782 में। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ, उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो इसमें मैसूर से संबंधित में दो शासक, एक हैदर अली और दूसरा टीपू सुल्तान। हैदर अली कहाँ शासक, मैसूर का। हैदर अली का बेटा का नाम टीपू सुल्तान। हैदर अली का मृत्यु 1782 दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। आगे देखिएगा, अंग्रेजों और मैसूर युद्ध, अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध होता है। अंग्रेजों और मैसूर कितना युद्ध, 4 युद्ध। ध्यान रखना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। आगे दूसरा कितना, दूसरा कब से कब, 1780 से 84, और तीसरा 90 से 92, और चतुर्थ में 1799। तो पूछता है इसमें अंग्रेज और मैसूर के साथ कितना युद्ध होता है, तो 4 युद्ध। प्रथम में 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, और तीसरा 90 से 92, और चौथा 99। फिर से बोलिए इसमें, पहला हो जाएगा 1767 से 69, दूसरा 80 से 84, तीसरा 90 से 92, और चौथा 1799। इसमें 2 चीज ध्यान रखिएगा, एक दूसरा और एक चौथा, दूसरा और चौथा। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होता है। हैदर अली का मृत्यु किस में, दूसरा में। और टीपू सुल्तान का मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799। हैदर अली का मृत्यु 1782, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में। ध्यान रहेगा। तो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में कितना युद्ध, तो 4 युद्ध। और 4 युद्ध में पहला 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92, और इधर 99। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। और टीपू सुल्तान को कहते हैं शेर ये मैसूर। तो शेर ये मैसूर किसे कहते हैं, टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान का मृत्यु कब होता है, 1799 में। हैदर अली का मृत्यु 1782। हैदर अली कहाँ का शासक था, मैसूर का। कहाँ का था, मैसूर का। और टीपू सुल्तान के बारे में पूछा जाएगा श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, श्रीरंगपट्टनम। तो ध्यान रखना है, हैदर अली कहाँ का, मैसूर का, और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम का। हैदर अली का बेटा का नाम टीपू सुल्तान। हैदर अली का मृत्यु 1782, टीपू सुल्तान मृत्यु 1799। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका मृत्यु, हैदर अली का। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किसका मृत्यु, टीपू सुल्तान। शेर ये मैसूर कहते हैं टीपू सुल्तान को। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है। गुरु नानक का जन्म 1469, मृत्यु 1538। जन्म कहाँ होता है, तलवंडी। मृत्यु कहाँ होता है,
करतारपुर। मृत्यु कहाँ होता है? करतारपुर। दोनों कहाँ है? पाकिस्तान। अब देखिए सिख एवं अंग्रेज में, सिख संप्रदाय, अब अंग्रेज यहाँ काटिए दीजिए, ठीक है, सिर्फ किसके बारे में है? सिख के बारे में। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को है, यही हो गया प्रथम गुरु। गुरु नानक की मृत्यु, गुरु नानक की मृत्यु 1538 में करतारपुर में हो गई। जन्म कब हुआ था? 1469 में, 1469 में। मृत्यु 1538 में। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु हुए, तो सिखों के दूसरे गुरु कौन हुए? गुरु अंगद। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद नहीं किया था, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद। सिखों के तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास। बोलिए, पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास। गुरु अंगद के बारे में बताइए। गुरुमुखी लिपि का आरंभ। तीसरे गुरु कौन हुए? अमरदास। आगे रामदास सिखों के चौथा गुरु। चौथा गुरु कौन हुआ? रामदास। पहले अमरदास तब रामदास, पहले अमरदास के बाद रामदास। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास। रामदास अमृतसर नगर की स्थापना किए थे। अमृतसर नगर की स्थापना किसने किए थे? रामदास। गुरु अर्जुन सिखों के पांचवें गुरु हुए। तो बताइए पांचवें गुरु कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर, किसके कारण? खुसरो की सहायता के कारण। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। ध्यान देंगे यहाँ पर, आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव। आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव। और गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव। अमृतसर नगर की स्थापना रामदास, गुरु रामदास। कितने गुरु? चौथे। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। ये ध्यान दीजिएगा, हरमंदर साहब। हरमंदर साहब का निर्माण, हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। अमृतसर जलाशय के मध्य में, जो अभी क्या चीज है? स्वर्ण मंदिर। क्या चीज है? स्वर्ण मंदिर। भले इसमें स्वर्ण मंदिर का स्वर्ण छत का निर्माण दूसरे लोग करवाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसका नाम क्या है? हरमंदर साहब। हरमंदर साहब का निर्माण किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। ठीक है, पढ़े थे हम लोग। यहाँ पर गुरु अर्जुन देव का हत्या करवा देता है। कौन करवा देता है? जहांगीर, खुसरो की सहायता के लिए। सिखों के छठे गुरु का नाम है हरगोबिंद। छठे गुरु का नाम हरगोबिंद। सातवें का हर राय, आठवें का हर किशन। छठा हरगोबिंद, सातवां हर राय, आठवां हर किशन। पहला गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा अमरदास, चौथा रामदास, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठा हर गोविंद, सातवां हर राय, आठवां हर किशन। छठा हर गोविंद, सातवां हर राय, आठवां हर किशन। आगे है नौवां। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर। सिखों नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। तो गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने करवा दिया? औरंगजेब। और गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। और इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना हुआ था। 1666 ईस्वी में पटना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 कहाँ हुआ था? पटना में। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने को क्या? सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार, क्या है? 5 ककार अनिवार्य किया, अर्थात प्रत्येक सिख को केस, दूसरा कंघा, तीसरा किरपान, चौथा कच्छा, पांचवा कड़ा रखने की अनुमति दी। ये हो गया 5 ककार। 5 ककार में पहला हो गया केस, दूसरा कंघा, तीसरा किरपान, चौथा कच्छा, पांचवा कड़ा। ये 5 हो गया ककार। किसने ये नियम बनाए? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान क्या था? आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखे। क्या लिखे? जफरनामा। कौन सा पुस्तक? जफरनामा।
तो जफरनामा पुस्तक के लेखक गुरु गोविंद सिंह। 1099 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। कब किए? 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन में। पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। तो गुरु गोविंद सिंह पहला 5 ककार अनिवार्य कर दिए, 5 ककार, ठीक है। दूसरा हो गया खालसा पंथ 1699 में। फिर आगे पाहुल प्रणाली, तो यहाँ पर खालसा पंथ पाहुल प्रणाली, खालसा पंथ पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह। जफरनामा पुस्तक लेखक गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने कर दिया? गुल खां कर दिया। कब कर दिया? 1708 में। कहाँ कर दिया? नांदेड़, नांदेड़ महाराष्ट्र, नांदेड़ महाराष्ट्र। अब बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666, ठीक है। मृत्यु 1708। खालसा पंथ की स्थापना 1699। गुरु गोविंद सिंह द्वारा किए गए कार्य में जफरनामा पुस्तक लिखे थे और 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे। खालसा पंथ की स्थापना, पाहुल प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, ध्यान रखना है। पहला गुरु का नाम गुरु नानक, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा रामदास के बारे में बताइए। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद ने शुरू किए थे, ठीक है। 5वां का नाम गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। 6ठा में हरे गोविंद, 7वां में हर राय, 8वां में हरे किशन, 9वां में गुरु तेग बहादुर, 10वां में गुरु गोविंद सिंह। हो गया। गुरु अर्जुन देव धार्मिक ग्रंथ है कौन सा? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना किए थे। आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव।